स्टूडेंट वेलकम टू नेट कैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से हम लोगों की जो जनरल अवेयरनेस है, साथ ही जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो इंडिया की आइडियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, हमारे क्या क्या रोल रहे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी में, उन सबको कवर अप करता है, चाहे वो नैम की नीति क्यों ना हो। आज हम लोग बात करेंगे इंडो पाक रिलेशन के ऊपर। पूरी की पूरी जो टाइमलाइन रही इस रिलेशन की, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 1947 से लेके 2021 के बीच में क्या क्या मेजर हैपनिंग्स हुई, किन किन चीजों ने इन रिश्तों को उतार और चढ़ाव के दौर में रखा, उन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं वहां से जहां से रिलेशन शुरू होते हैं। स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की शुरुआत होती कहां से है। तो हम लोगों ने जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ा है या फिर हम समझते हैं कि 1947 से पहले की परिस्थितियां क्या थी, तो सबसे पहले 1930 की इकबाल की स्पीच, जहां पर वो टू नेशन थ्योरी को देते हैं, आगे जाके जिन्ना इस आइडिया को बढ़ाते हैं और जब भारत की आजादी पास आती है तो कम्युनल बेसिस पे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है हिंदुस्तान। आज जिस देश में आप लोग बैठे हैं, कभी पाकिस्तान उसके दोनों तरफ था। 1947 में जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से वो सारे एरिया जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है वो पाकिस्तान के अंडर आएंगे, जहां हिंदू डोमिनेंस है वो भारत के अंदर आएंगे। तो ऐसे में भारत ने डिसाइड करा कि हम अपना जो बेस है वो सेकुलरिज्म के ऊपर रखेंगे और हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो भारत में रह सकता है। परंतु पाकिस्तान ने इस बेस को सेकुलर तो रखा पर वो कंप्लीटली सेकुलर नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान के पास दो हिस्से आए, एक आया वेस्ट में जिसको आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, दूसरा ईस्ट में जो कि ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और 1971 में ये बांग्लादेश के नाम से कहलाने लगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिल जाती है। और यहां से शुरुआत होती है उन रिलेशंस की जो चार बड़ी वॉर्स के साथ और लगातार अप एंड डाउन प्रॉक्सी वॉर जो इन देशों के बीच में चलती है, कश्मीर डिस्प्यूट और जितने बड़े विवाद रहे उनकी वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स में से आता है। ऐसे में ही हमारी सियाचिन पोस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे दुनिया की सबसे लंबी फेंस है, जहां 15 लाख से ज्यादा एलईडी फ्लैश लाइटें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये बॉर्डर स्पेस से भी देखा जा सकता है। यही कुछ रीजन नहीं है, साथ ही इस बॉर्डर पे होने वाली कंटिन्यूअस जो डिस्प्यूट्स हैं वो छाए रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। आए दिन कभी इंडिया के बॉर्डर से, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगातार फायरिंग्स होती रहती हैं और इस वजह से यूएन से लेके पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये बॉर्डर हमेशा विवादों में रहता है। समय समय पे बहुत सारी कोशिश हुई दोनों देशों की तरफ से इस विवाद को सुलझाने की, पर हर बार भारत की पीठ में छुरा भोंका गया और पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत की गई जिस वजह से ये रिलेशन हमेशा डिस्प्यूट्स में छाए रहे। आज हम लोग इस टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं वहां से जब भारत की आजादी होती है और पाकिस्तान का गठन होता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को जो एरिया दिया जाएगा उसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ और एरियाज की डिमांड की। वो सारे एरिया भारत में जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले थे, पाकिस्तान ने वहां कोशिश की कि वो उनके अंडर आ जाएं, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। स्टूडेंट यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1947 से 48 की। तो हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान के आजाद होने के बाद कश्मीर जो एक एरिया था पूरा का पूरा, जो कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसको लेके एक विवाद शुरू हुआ जब जिन्ना ने कहा कि इसको पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए और नेहरू जी और पटेल जी चाहते थे कि इसको इंडिया का हिस्सा बनाया जाए। परंतु जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही ज्वाइन करने से मना कर दिया। यूं तो कश्मीर के राजा एक हिंदू थे और आबादी मुस्लिम डोमिनेंस में थी, परंतु कश्मीर के राजा चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद स्टेट की तरह रहे। और हुआ ये कि 1947 के मिड में आते आते जो पाकिस्तान था उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ से जो पश्तून ट्राइब्स थे उनको इकट्ठा किया और उनकी एक फौज तैयार करके अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। जब कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ तो उस समय जो कश्मीर के राजा थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया से मदद मांगेंगे। परंतु इंडिया ने कहा कि हम एक ही कंडीशन में आपकी मदद करेंगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कीजिए तभी इंडियन आर्मी आपकी हेल्प के लिए आएगी। कश्मीर के राजा इस शर्त पे मान गए और 27 अक्टूबर 1947 को इस शर्त के साथ कि कश्मीर के लिए एक रेफरेंडम लाया जाएगा, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दिया। परंतु वो
लड़ाई जो शुरू हुई थी वो 1948 के मिड तक चलती रही। इसके बाद जनवरी 1949 में इस मैटर को यूएन तक ले जाया गया, सीज फायर को स्टैब्लिश किया गया और 1/3 हिस्सा जहां तक पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी थी। बिकॉज जब हुआ ये कि इनिशियली तौर पर तो इंडियन आर्मी जब आगे बढ़ी तो पाकिस्तानी आर्मी दूसरी तरफ से ये कहते हुए आ गई कि हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, और फाइनली वो वॉर जो ट्राइब्स और इंडियन आर्मी के बीच में थी वो पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में आ गई। तो 1949 में जनवरी के अंदर इस मैटर को ले जाया गया यूएन के पास, और 30 जनवरी को यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर सीज फायर को लागू करा दिया। तो 1/3 हिस्सा जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया, कश्मीर का, जिसको पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के नाम से रीनेम किया, जबकि भारत उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह के बुलाने लगा। आगे चल के कई सारी बैठक हुई और कराची एग्रीमेंट 27 जुलाई 1949 को होता है, जहां पर डिसाइड किया जाता है जो सीज फायर लाइन जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद भारत में भी हालात बदलते हैं। 1951 के अंदर शेख अब्दुल्ला की जो कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरह से कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वहां जीत के आती है सभी सीटों के ऊपर, और शेख अब्दुल्ला कश्मीर के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1944 आते आते कश्मीर में फिर थोड़े हालात बदलते हैं, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसका एज अ स्टेट जो है रेक्टिफाई किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसकी बनाई जाती है, और 1957 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर उसको रेक्टिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन उसको शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर अब समय आता है आगे का 1962 का, जब भारत चाइना के साथ एक वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली भारत को बुरी तरह से यहाँ पर चाइना से हारना पड़ता है। इसके बाद 1963 का समय आता है जब फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही साइड से, इंडिया और पाकिस्तान से, इंडिया की तरफ से सुरन सिंह और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो मिलते हैं, और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेके एक इनकी बातचीत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये टॉक है वो फेल हो जाती है। 64 के अंदर पाकिस्तान इस मैटर को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंचता है, और वहां पर इस मैटर के ऊपर डिस्कशन आगे स्टार्ट होता है। परंतु फिर 1965 का समय आता है जब एक छोटा सा विवाद जो कि एक पेट्रोल पार्टी को लेकर स्टार्ट हुआ था रन ऑफ कच्छ के बॉर्डर पे, वो इतना बढ़ जाता है कि 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 30,000 रेगुलर सोल्जर कश्मीर की साइड से इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। तब इंडियन आर्मी उनका जवाब देती है और पाकिस्तानी फोर्सेस को खदेड़ के लाहौर के भी आगे पहुंचा देती है। इसके बाद दोबारा से यूनाइटेड नेशन इंटरवेन करता है और सितंबर 22, 1965 को सीज फायर करा दिया जाता है दोनों ही देशों के बीच में। इसके बाद 1966 को 10 जनवरी 1966 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री मिलते हैं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान से, जो कि ताशकंद में ये मीटिंग होती है, जहां पर दोनों ही तरफ से फोर्सेस को विड्रॉ करने का और जो अगस्त से पहले की सिचुएशन थी बॉर्डर की उसको मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट होता है। साथ ही जो इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब तक शांत हो चुके थे इस वॉर के बाद, उनको रीस्टार्ट करने की बात की जाती है। इसके बाद समय बदलता है, भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनती हैं और थोड़ा सा रियलिस्टिक रुख हमारी पॉलिसीज में आ जाता है। 1970 का वो समय है जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, और यहाँ पर मुक्ति वाहिनी करके एक फोर्स बन जाती है जो कि वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके खिलाफ है। इसमें इंडिया मुक्ति वाहिनी की बहुत बड़े तौर पर मदद करती है, और इसी वजह से होता यह है कि यहाँ पर एक वॉर जो है दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। फाइनली 3 दिसंबर को जो है वॉर का आउटब्रेक होता है, और 16 दिसंबर तक इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी से सरेंडर करवा देती है। लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर करते हैं, और यहाँ से एक नया देश बांग्लादेश हमारे सामने आता है। इसके बाद समय आता है 1972 का, जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के शहर शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलते हैं। इस मुलाकात को हम लोग शिमला समझौते के तौर पर जानते हैं, जहां पर दोनों ही देश डिसाइड करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व किया जाएगा, साथ ही जो लाइन ऑफ सीज फायर है इसको एलओसी करके अब बुलाया जाएगा। इसके बाद समय थोड़ा आगे बढ़ता है, समय आता है 1974 का। 1974 आते आते कश्मीर के अंदर भी कुछ हालातों में बदलाव आने लग जाता है। साथ ही जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट के तौर पर उसको स्टैब्लिश करने की बात करती है इंडियन यूनियन, तो पाकिस्तान इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता है, और 18 मई 1974 को जो है एक बड़ा चेंज यहाँ पर आता है दोनों के रिलेशंस में, जब इंडिया जो है पोखरन के अंदर अपना न्यूक्लियर डिवाइस जो है उसको टेस्ट करता है, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद पाकिस्तान बड़े तौर पर इंडिया की क्रिटिसिज्म करता है, यहाँ तक यूएन में भी कहता है कि इंडिया एशिया के इस हिस्से में हालातों को और जो कंडीशन है उसको बिगाड़ना चाहता है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है उन रिलेशंस की जो कि और ज्यादा खराब होते हुए चले जाते हैं।
अब यहाँ पर बदलाव धीरे धीरे आने लग जाते हैं। ये वो समय है जब तक पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर्स को बहुत बड़े तौर पर बढ़ा दिया होता है भारत के अंदर। स्पेशली भारत का जो पंजाब स्टेट है वो बड़े तौर पर आतंकवाद को झेलता है इस समय में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असासिनेशन कर दिया जाता है। इसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1988 का जो समय है, इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही इन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। तो दोनों ही देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेगा, ना ही जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर कोई अटैक किया जाएगा। साथ ही जो न्यूक्लियर पावर रिसर्च है या यूरेनियम की जो आइसोटॉप्स हैं, इन सब चीजों को लेके किसी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कोई देश। इसके बाद समय आता है 1989 का, जब आर्म्स रेजिस्टेंस को लेके इंडिया जो है रूल लेके आता है। कश्मीर वैली में इस समय तक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कश्मीर वैली, और यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कश्मीर के अंदर अब बड़े तौर पर अफगानिस्तान से आने वाले जो लड़ाके हैं, पश्तून लड़ाके, उनको दोबारा पाकिस्तान कलेक्ट करके यहाँ पर भेजता है और यहाँ पर पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर धीरे धीरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो हालात उस समय पैदा हुए उसके बाद 1991 तक जो हालात खराब होते हैं, इवन कश्मीरी जो पंडित हैं उनका एक्सोडस होता है बड़े तौर पर। कश्मीरी पंडितों को जो है कश्मीर से निकाला जाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट वे में ये चीज़ें वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती हैं। यहाँ तक कि कश्मीर की जो लोकल पार्टीज हैं वो भी बड़े तौर पर इस चीज़ का समर्थन करती हैं। यहाँ तक पाकिस्तान कहता रहा कि हमारा किसी भी प्रकार का डायरेक्ट सपोर्ट इस मूवमेंट को नहीं था, सिर्फ मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो हो सका हमने इस मूवमेंट को वही किया। पर इंडिया इस चीज़ को साफ तौर पर बोलता है कि पूरी की पूरी जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुई उस समय कश्मीर के अंदर, जहां पर मुजाहिदीन इसको लाया गया था अफगानिस्तान से, ये वो मुजाहिदीन थे जो सोवियत के खिलाफ 1980s में लड़ रहे थे मोस्टली। ये सब एक पाकिस्तान की प्लॉटिंग थी इंडिया के अंदर जो सिचुएशंस है उनको खराब करने के लिए, इंडिया की इंटरनल जो इश्यूज हैं उनमें इंटरफेयर करने के लिए। इसके बाद आता है समय 1991 का, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। स्पेशली इस बात को लेके फोकस करता है ये एग्रीमेंट 1991 का कि दोनों देश किसी भी प्रकार की अगर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, मनूवर्स करते हैं, ट्रूप मूवमेंट करते हैं या जो एयर स्पेस है उसका जो वॉयलेशन है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही बाकी सारी चीजें एक्सरसाइज वगैरह अगर ऐसा कुछ होता है तो एडवांस में एक दूसरे को नोटिफाई किया जाएगा। ये बड़े तौर पर एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होता है। इसके बाद आता है समय 1992 का, जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है दोनों देश सामने लेके आते हैं केमिकल वेपन्स को लेके, और ये एक न्यू दिल्ली के अंदर ये एग्रीमेंट साइन होता है। इसके बाद समय आएगा 1996 का, जब 1996 का समय जो आता है यहाँ पर तक इंडिया के जो हालात हैं और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, बॉर्डर पे होने वाला जो सीज फायर उल्लंघन है वो बढ़ता जाता है। क्लैश दिन पर दिन बहुत ज्यादा बड़े तौर पर पड़ रहा है। तो दोनों ही देश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस क्लैश को रोकने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स को सामने लाया जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बड़ा समय आता है जो कि है 1998 का, जब इंडिया पोखरण के अंदर अपने 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को सक्सेसफुली टेस्ट करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हल्ला मचा देता है कि इंडिया देखिए पूरे के पूरे एशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। पर इसके 10 दिन बाद पाकिस्तान भी अपने 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट करता है। इसके बाद बहुत सारे सैंक्शन अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के ऊपर लगा दिए जाते हैं और कहीं हद तक लगता है कि दोनों देश जो है अब उस तरह की एक सिचुएशन में आ गए हैं जहां इनके बीच होने वाली कोई भी लड़ाई पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। इसके बाद होता यह है कि 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और लाहौर बस सेवा की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो दिल्ली से विजिट करते हैं लाहौर बाय दी बस। समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत इसके काफी समय बाद हुई थी, पर ये लाहौर से बस सेवा जब शुरू होती है तो पाकिस्तान जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जाके लाहौर डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट ये था 1972 के बाद, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं उनकी बात की गई, CBM जिसको बोलते हैं। डिसाइड ये किया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेटर बनाने के लिए हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर काम करेंगे। पर इसके कुछ ही समय बाद कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे सामने आता है, जो कि मई 1999 में शुरू हुआ। यहाँ पर हुआ ये था कि वो सारी पहाड़ियां जो कि कारगिल की पहाड़ियां थी, हाई एरियाज में है, बहुत हाई एल्टीट्यूड है। इंडियन आर्मी इन पहाड़ियों को सर्दियों के समय में छोड़ दिया करती थी, जो कि एक बेसिक सा एग्रीमेंट था, अनरिटन एग्रीमेंट था दोनों ही देशों के बीच में। पर होता यह है कि जब इंडियन आर्मी इन पहाड़ियों को सर्दियों में छोड़ के जाती है तो उस समय पाकिस्तान अपने रेगुलर सोल्जर्स को मुजाहिदीन के साथ मिला के इन खाली पड़ी चौकियों पर बैठा देता है और इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करता है। फाइनली इंडियन आर्मी इस अटैक का जवाब देती है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है, पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का मुंह झेलना पड़ता है। इसके बाद अक्टूबर 1999
1999 आते आते पाकिस्तान की खुद की इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ जाती है और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट कर देते हैं और मिलिट्री शासन ले आते हैं और खुद को प्रेसिडेंट के तौर पर वहां पर एस्टेब्लिश कर देते हैं। इसके बाद समय आता है 2001 की मई का, जब वाजपेयी और मुशर्रफ की मुलाकात भारत के शहर आगरा में होती है। आगरा समिट के नाम से इस आप पूरे के पूरे एक वार्ताकरण को समझ सकते हैं, जहां पर मुशर्रफ भारत आते हैं अपनी वाइफ के साथ। पर्पस ये होता है कि आगरा समिट के द्वारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए थे बड़े ज्यादा, उनको सॉल्व किया जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। आगरा समिट बेनतीजा निकलता है, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं पर कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकलता। उसके बाद अक्टूबर 2001 के अंदर ही एक घटना घटती है जहां पर कश्मीर के अंदर जो असेंबली है उस पर अटैक होता है और लगभग 38 लोगों की जान जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस अटैक के बाद जो फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने, दोनों ने इसका बड़े तौर पर विद्रोह किया था और कहा था कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर में चल रही है, फौज वहां पर बड़े तौर पर काम करे और उनको मार भगाए यहाँ से। इसी में दिसंबर 2001 का समय आता है जब भारत की पार्लियामेंट पर अटैक होता है और 6 आतंकवादी भारत की पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, लगभग 14 लोगों को यहाँ पर मार देते हैं, जिसका ब्लेम इंडिया सीधे तौर पर पाकिस्तान को करती है। पाकिस्तान के 2 मिलिटेंट ग्रुप लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ऊपर इसका आरोप लगाया जाता है। इसके बाद इंडियन आर्मी बड़े तौर पर जो वेस्टर्न फ्रंटियर है अपने, वहां पर अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर देती है और ऑपरेशन पराक्रम को लॉन्च करती है। परंतु बड़े तौर पर जो यूएन है उसका जो एक प्रेशर भारत के ऊपर होता है, तो फाइनली अक्टूबर 2002 को जो है ऑपरेशन पराक्रम को वापस ले लिया जाता है और इंडियन आर्मी डिसाइड करती है कि अब इस पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं 2002 से 3 के बीच में हुई कुछ चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर जो मुशर्रफ हैं वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवाद पल रहा है उससे फाइट करने के लिए हम खुद ही काम करेंगे और साथ ही बड़े तौर पर ये मेजर्स भी लेंगे कि जिस तरह के इश्यूज यहाँ पर होते हैं उसको हम खुद से रिजॉल्व करें। 2004 में वाजपेयी और मुशर्रफ की जो मुलाकात है वो 12th सार्क समिट में होती है, जहाँ पर दोनों ही देश जो हैं इस बात पे एग्री होते हैं कि जिस तरह के इश्यूज आज क्रिएट हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए बड़े तौर पर मेजर्स लिए जाएंगे, बायलैटरल मीटिंग्स की जाएगी, ऑफिशियल लेवल की गवर्नमेंट मीटिंग्स की जाएंगी और इन इश्यूज को बड़े तौर पर हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद समय आता है 2006 का, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ और उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो एग्री होते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके। स्पेशली जो मेजर इश्यूज हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म को बनाने के लिए होता है, इंस्टीट्यूशनल एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म। पर्पस ये होता है कि जो भी टेररिज्म इन्वॉल्व है आज पाकिस्तान से भारत की तरफ, उसको रोका जाए बड़े तौर पर। और 2007 जब आता है तो पाकिस्तान के एफर्ट कितने झूठे हैं ये समझ में आता है। 18 फरवरी 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली समझौता एक्सप्रेस जो है उसके अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है पानीपत के पास, जहां 68 लोग जो हैं मारे जाते हैं। इसके बाद 5th राउंड टॉक्स जो होती है दोनों देशों के बीच में, उस पर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसको लेके बड़े तौर पर बात होती है। साथ ही सेकंड जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म की जो मीटिंग है वो भी इसी साल में होती है, जिसको JITM के नाम से जाना जाता है। इसके बाद साल 2008 के अंदर ही कुछ और चीज़ों के ऊपर वर्क होता है, जिसमें बड़े तौर पर एक जॉइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात होती है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी देश शामिल होते हैं। और पर्पस जो है वो ये है कि जो एक पाइपलाइन है उसको बिछाया जाए, जो कि बेसिकली एक ऐसी पाइपलाइन होगी जो कि ईरान से होते हुए भारत आएगी। 7.6 बिलियन US डॉलर की लागत से इस पाइपलाइन को बनाया जाना था। इसके बाद जुलाई 2008 के अंदर एक बड़ा इशू होता है जहां पर ये ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की जो ISIS है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है इंडिया में होने वाले अटैक्स के लिए। और इसी साल काबुल के अंदर जो इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, जहां पर 58 लोग मारे गए थे और 140 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, उसके लिए भी इंडिया सीधे तौर पर ISIS को ब्लेम करती है। इसके बाद 2008 के अंदर ही सितंबर के महीने के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एंड पाकिस्तान की तरफ से जो उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री थे आसिफ अली जरदारी जो हैं वो फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि हम लोग सर्वल ट्रेड रूट जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे दोबारा से। दोनों कंट्रीज़ के बीच में हफ्ते में 2 दिन ट्रेड होगा और 21 अलग अलग आइटम्स का ट्रेड होना
पॉसिबल होगा। इसके बाद समय आता है नवंबर 2008 का, जबकि बड़े तौर पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की एक्टिविटी करता है, पर इस बार एक बहुत बड़े तौर पर एक अटैक को प्लान किया जाता है और भारत में मुंबई के अंदर अलग अलग जगहों पर अटैक होता है। 160 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और सीधे तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान का एक संगठन लश्कर-ए-तौयबा इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भारत इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे उठाता है और इस समय जब ये अटैक होता है तो एक इकलौता जो टेररिस्ट है जिसको जिंदा पकड़ लिया जाता है, कसाब नाम का ये टेररिस्ट, अफजल कसाब, इसको जो है भारतीय जेल जो है फिर फाइनली सजा सुनाती है और पाकिस्तानी नागरिक है कसाब, ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद इंडिया बड़े तौर पर पाकिस्तान को इंटरनेशनली ब्लेम करता है और ऑल दो 2009 आते आते पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस जो अटैक का ग्राउंड है वो पाकिस्तान में ही बनाया गया पूरी तरह से। साथ ही जो उस समय पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वो मनमोहन सिंह से जब नैम की मीटिंग में मिलते हैं शर्म अल शेख में इजिप्ट के अंदर, तो जॉइंट स्टेटमेंट दोनों जो है प्रधानमंत्री देते हैं। इसके बाद भी इंडिया बहुत बड़े तौर पर पाकिस्तान को वो एविडेंस देती है जिससे प्रूफ होता है कि हाफिज मोहम्मद सईद इन अटैक्स में सीधे तौर पर इन्वॉल्व था और जमात उल दवा जो कि एक इस्लामिक चैरिटी कर रहा था लश्कर-ए-तौयबा को, वो भी इसमें बड़े तौर पर इन्वॉल्व था। इसके बाद समय आता है साल 2010 का। इस समय पाकिस्तानी आर्मी इंडियन पोस्ट के ऊपर बड़े तौर पर सीज फायर का उल्लंघन करती है और गोलियां चलाती रहती हैं समय समय पर, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड टाइम रहा और इसी साल 2010 के मई में अजमल कसाब को गिल्टी पाया जाता है 2008 के अटैक्स के लिए जो कि मुंबई में हो और उसको सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों इसके बाद 2011 की हम लोग बात करते हैं। 2011 का जनवरी आते आते भारत के जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी होम सेक्रेटरी के साथ और ये डिसाइड होता है कि 2001 का जो समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग केस था उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एविडेंस हैं, वो शेयर किए जाएंगे पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ जो पीसफुल मीटिंग्स हैं उनको दोबारा से रिज्यूम करने की यहाँ पर बात होती है। इसके बाद 2012 का समय आता है और 2012 का समय में एक बड़ा इशू भारत में क्रिएट होता है। होता यह है कि जब अजमल कसाब को फांसी दी जाती है तो उस समय बहुत सारे एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट जो हैं कश्मीर वैली में बहुत अलगाव को फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसको बड़े तौर पर पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलता है। और इसके बाद समय आता है 2013 का। जनवरी से लेकर सितंबर के बीच बहुत सारी अलग अलग मीटिंग जो है दोनों देशों के बीच में होती है। पर्पस ये होता है कि जो बॉर्डर इशू है उनको सुलझाने के लिए काम किया जाए। यहाँ तक कि यूएन असेंबली के अंदर भी इस बॉर्डर इशू को उठाया जाता है। इसके बाद साल 2014 का समय आता है। ये समय भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि 2014 के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत बुलाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ले रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, उस समय एक गुड गेस्चर को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान 151 इंडियन फिशरमैन जिनको पकड़ के जेल में डाला गया था उनको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो ये जो इच्छा है बायलैटरल रिलेशंस को ठीक करने की, इसके ऊपर बड़े तौर पर ये एग्रीमेंट होता है, बात करते हैं। इसके बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरप्राइज विजिट करते हैं लाहौर नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके पे, साथ ही उनकी बेटी की जो पोती है उसकी शादी पे, और यहाँ पर मिलने के बाद दोनों इन्हीं बातों पे डिस्कशन करते हैं और ये उम्मीद होती है कि दोनों देशों के रिलेशन अच्छे होंगे। पर 2016 के जनवरी में एक इंसिडेंट होता है जो दोबारा से इन दोनों देशों के रिलेशन को खटाई में डाल देता है। होता यह है कि भारत के पंजाब में स्थित पठानकोट एयरफोर्स बेस के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहाँ 6 टेररिस्ट इस बेस में घुस जाते हैं और लगभग 4 दिन तक पूरा का पूरा जो है अटैक ये चलता है और 7 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं और सभी टेररिस्ट को मार दिया जाता है। इंडिया सीधे तौर पर यह एविडेंस देता है कि इस अटैक में पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व था। इसके बाद 2016 के ही जुलाई के अंदर एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक जो है होता है कश्मीर के अंदर, और टेररिस्ट अटैक के अंदर कश्मीर में जो हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर होता है बुरहान वानी, उसको मार दिया जाता है। जिसके बाद एक एंटी इंडियन प्रोटेस्ट जो है वैली में स्टार्ट हो जाते हैं बड़े तौर पर, जिनको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया इसका भी एक बड़ा विरोध जो है पाकिस्तान को जताता है। इसके बाद सितंबर 2016 के अंदर एक और अटैक होता है भारत के ऊपर, जहां उरी कश्मीर के अंदर भारत की फौज के कैंप के ऊपर सोते हुए फौजीज जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता
जाता है, लगभग 18 फौजियों को यहाँ मार दिया जाता है। इसके सही 11 दिन बाद इंडिया जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक को कैरिड आउट करता है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड होती है उन्हीं सभी लॉन्च पैड्स के ऊपर जहां से टेररिस्ट को भेजा जाता है इंडिया के पास। इसके बाद साल आता है 2019 का। ऑल दो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशन काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, बट समहाउ एक बायलैटरल डायलॉग से इनको मेंटेन किया गया। परंतु 2019 में 14 फरवरी 2019 को एक इंसिडेंट होता है कश्मीर के अंदर, जहां पर 44 सीआरपीएफ के जो पर्सनल्स हैं वो एक बस में जा रहे होते हैं, जिस बस को टेररिस्ट जो है बॉम्ब से उड़ा देते हैं और 44 फौजी मारे जाते हैं। इसका बदला लेने के तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करता है और उन सभी ठिकानों को उड़ा देता है जहां से इस तरह के टेररिस्ट को भेजा जाता था या उनको ट्रेन किया जाता था। इसके थोड़े ही दिनों बाद 27 फरवरी के आसपास इंडियन एयरफोर्स के एक जहाज जो है, जिसको उस समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे हैं, वो अपने जहाज को प्रोटेक्ट करते हुए पाकिस्तानी टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं और पाकिस्तानी F-16 जहाज जो कि उनकी जहाज को टारगेट करता है उससे वो क्रैश कर लेते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली। पर पाकिस्तानी फौजी उनको बंदी बना लेती हैं। बाद में यूएन का प्रेशर, भारत का प्रेशर और जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके प्रेशर में पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ता है। स्टूडेंट, इसके बाद से लेके 2020 और 2021 आते आते अब भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है उसमें एक ठहराव का समय है। बिकॉज अगर मैं बात करूं 2020 की, तो पूरा एक साल कोरोना का काल रहा। इस समय में ना सिर्फ हमारे बॉर्डर शांत रहे, पूरी दुनिया शांत रही। और अगर अभी बात की जाए 2021 की, तो भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द जरूर बन चुकी है। भारत ने जब से राफेल जहाजों को खरीदा है, S-400 रडार की डील करी है, जब से कंटिन्यूसली पाकिस्तान भारत को यूएन के मंच पे और हर जगह क्रिटिसाइज करता रहता है, ये कह के कि भारत हथियारों की होड़ में एशिया को डाल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था इंडिया और पाकिस्तान का पूरा टाइमलाइन 1947 से लेके 2021 तक। आप जब इस वीडियो को देखें तो हर एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए अच्छे से, ताकि जब भी आप रिकॉल करना चाहें तो आप इसको इजीली रिकॉल कर सकें। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो इन दोनों देशों के बीच में लगातार चलते रहते हैं, चाहे वो सरक्रीक का विवाद हो, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके हो, ईरान पाइपलाइन को लेके हो, कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा हो। इन सब को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए कंटिन्यूसली चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे पोस्टल नोट्स या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।